Now let's continue the next topic from magnetic material and टॉपिक का नाम है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है अगेन ये एक यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें दोनों आएंगे, थ्योरी या न्यूमेरिकल, एंड टॉपिक में कम फॉर 2/3 मार्क। यहाँ हमने 2 से 3 हेडिंग आपको डाले दिखे होंगे, वैसे दोनों तीनों हेडिंग नहीं है, वो वर्डिंग वाला वर्ड लिखा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिखा जाते हैं एम से। एम का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का EVR/2, दैट इज शॉर्ट में अगर आपका आएगा हाउ विल यू प्रूव दैट? प्रूव दैट M is equal to EVR/2 where E, V and R have their usual meaning। और उसके नीचे एक टॉपिक आएगा, अगर बड़ा टॉपिक लेना है 3 मार्क का, तो व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। देखो M is equal to EVR/2 सिर्फ 2 मार्क के लिए, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कंप्लीट आए तो 3 मार्क के लिए, ये भी पता रखना चाहिए। गायरोमैग्नेटिक रेशियो उसके जस्ट नीचे ही कवर हो जाएगा। कभी कभी पूरा क्वेश्चन आपको लिख के देंगे इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, mass M and velocity V is moving in a circular orbit, obtain an expression for मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ऐसा पूरा वर्डिंग स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा। ये बट मत समझिए कि ये थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लगती है, हर एटम को लगती है। क्वेश्चन यूजुअल लेकिन कम्स फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हम शुरुआत भी वैसे ही करने वाले हैं। अब लेकिन बात ये आती है सर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आया? तो ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन डे वाले लेक्चर में बताया था कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन वहां पर भी है, कहा जहां एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, किसके बाजू में? सर्कुलर ऑर्बिट के बाजू में। अब यहाँ कहाँ मैग्नेटिज्म है सर? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाले किसके बाजू में घूमते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के बाजू में। तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उनको होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, खींच के रखा है, मैग्नेटाइज वाला फोर्स लगा के रखा है। किसने? प्रोटॉन ने, जो कहा के है? न्यूक्लियस के। तो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन एटम के थ्योरी में भी है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में भी छुपा हुआ है। मतलब जो एटम रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, वो अपने न्यूक्लियस से क्यों बंधा हुआ है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइज, मतलब खींचने वाला एक अट्रैक्शन का फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। तो वही हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। व्हाट कंसेप्ट वी आर टेकिंग आउट, ध्यान दीजिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, करेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज मान रहे हैं E। देखो यहां हम दिखा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन का मैं चार्ज कंसीडर कर रहा हूं E, निगेटिव चार्ज होता है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड, ये रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के बाजू में, करेक्ट। सर एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाया? बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब वो घुमाने के लिए हम लोग समझा रहे हैं, क्योंकि जो ऐसा हमारा हेडिंग है मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन एटम H11, हाइड्रोजन का Z की वैल्यू 1 होती है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन वाला एक ही एटम होता है, जो होता है हाइड्रोजन। इसलिए हम इस थ्योरी को हाइड्रोजन एटम के लिए भी लगा के बोल सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई क्वेश्चन कम फॉर हाइड्रोजन एटम करके। तो कंसीडर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, किसके बाजू में? एक न्यूक्लियस के बाजू में। तो ये न्यूक्लियस है बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज वाला, करेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके रेडियस को बेटा मैं यहां पर बोल रहा हूं R, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, तो गोल घूमने के वक्त की टांजेंशियल वेलोसिटी होती है V। तो विद द वेलोसिटी, टांजेंशियल वेलोसिटी को हम यहां बोल रहे हैं V, ठीक है। So consider an electron is revolving around the positively charged nucleus in a circular orbit with the velocity v, और इस इलेक्ट्रॉन के मास को, इस इलेक्ट्रॉन के मास को, इसके मास को हम ले सकते हैं m। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन आपका कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, करेक्ट। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लेने वाले हैं m या m ऑफ e। ये m मतलब मास, कोई मास का नोटेशन पता है आपको, होता है m, या इलेक्ट्रॉन का है करके m ऑफ e आप लिख सकते हो। अब आप याद करो क्या हो रहा है
क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ अगर बात किया जाए पीरियड की, तो व्हाट इज पीरियड? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रॉन क्या मारेगा? एक चक्कर कितने का होगा? 2πr का। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो स्पीड है v, उसका फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड का नोटेशन हमने लिया v, वो तो दिख ही रहा है। अब सर टाइम क्या? हमने अभी बोला अगर मैं एक चक्कर की बात करूं, कैपिटल टी की बात करूं, एक चक्कर के दौरान मेरा इलेक्ट्रॉन कितना पाथ कवर करेगा? वो करेगा इक्विवेलेंट टू सरकमफरेंस, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूमेगा। तो ये बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। हमने इसके रेडियस को r बोला है, तो यहां से लेके यहां तक घूमने को लगने वाला टाइम को कैपिटल टी बोला। तो उस टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा, इट इज अलोंग द सरकमफरेंस, दैट इज 2πr। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा 2πr/t, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा 2πr/t। और यहां से अगर मैं t का फॉर्मूला निकालू टाइम पीरियड का, वो बनेगा 2πr/v, ठीक है। अगर वहां से ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाओ तो 2πr/v, जो भी इक्वेशन इस्तेमाल होगे उसे हम लगा देंगे, है ना। ये हमने लगाया। अब आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल, एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल डेवलप क्या करता है? करंट, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जब भी मूवमेंट करता है वो क्या डेवलप करता है? करंट। तो आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो हम ऑलरेडी 9th 10th लेवल पे पढ़ चुके हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट इज करंट? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट I। करंट की अगर बात करूं तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट इज इक्वल टू व्हाट? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। I इज इक्वल टू Q बाय T, इसलिए Q का फॉर्मूला बनता है I इंटू टी, दैट यू वेल नोन अबाउट इट। तो हमने ये फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करेक्ट। अब टाइम को स्मॉल टी बोलूंगा तो ठीक है, अब मेरे पास स्मॉल टी तो है नहीं, मेरे पास कंप्लीट रिवॉल्यूशन का पूरा टाइम है, सो आई एम अप्लाइंग कैपिटल टी, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट अपॉन टाइम, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, ये जो आपका चार्ज पार्टिकल घूमेगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल डेवलप करता है करंट। तो सुनो, यहां का करंट जो हम आई निकालने जा रहे हैं वो क्या है? चार्ज यहाँ कौन दौड़ रहा है बेटा? चार्ज जो दौड़ रहा है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और अपॉन टाइम, उस टाइम को हमने पूरा एक साइकिल का टाइम पीरियड लिया है, दैट इज उसको हमने लिया है टी, ठीक है। एज अ फॉर्मूला न्यूमेरिकल, कभी कभी ना आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी लगेगा, और न्यूमेरिकल में ना कभी कभी फ्रीक्वेंसी निकालने को बोलेंगे तो ये आई इंटू एफ भी लगेगी, वन बाय टाइम को, है ना, 1/t को आपको पता है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एन या एफ। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आई इंटू ई इंटू एफ भी बन जाता है। तो ये आई का फॉर्मूला E/t का ई इंटू एफ भी बन सकता है, ये याद रखना है। अब सर क्या खत्म हुआ? नहीं जी बेटा, हमें करंट की वैल्यू क्या मिलने वाली है? तो देखो बेटा, मेरे पास टाइम आ चुका है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इसी करंट को मैं आगे बढ़ाऊं E बाय, ये देखो टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड निकाल चुके हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v, ये फ्रैक्शन है, इसके अपॉन कुछ भी नहीं, मतलब 1 फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड। तो I का फॉर्मूला बनेगा E इंटू v डिवाइडेड बाय 2πr, विच इज माई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, विच इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब आपको और एक पॉइंट पे ध्यान देना है, अभी हमें किसका डायरेक्शन निकालना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो अभी नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज
तो सुनो, अभी आपको यहां पर भी मुझे एक और फॉर्मूला बताना है। लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक मटेरियल के स्टार्टिंग में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम का एक फॉर्मूला पढ़ा था, पोल स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एल। ये कब लगेगा? मैग्नेट के लिए, क्योंकि मैग्नेट के अंदर पोल स्ट्रेन होती है, लेंथ होती है, करेक्ट। तो देखो वहां पर हमने यूनिट भी देखा था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेन काय में होती है? एम्पियर मीटर और लेंथ मीटर में। तो मेरे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट बनता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। आज आपको एक और फॉर्मूला बताने की गरज है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई मैग्नेट नहीं है, हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का पढ़ रहे हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो सुनो, इसी मैग्नेटिक मोमेंट का बेटा एक और फॉर्मूला होता है जो आपको आज बताने की गरज है। मैग्नेटिक मोमेंट का और एक फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू I इंटू ए। रिमेंबर दिस मैग्नेटिक मोमेंट कैन ऑल्सो बी गिवन बाय M का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, वेर I क्या होता है? करंट, और A होता है एरिया, ठीक है। I होता है करंट और एरिया। यूनिट आप चेक कर लो, आपको लग रहा होगा कुछ ही फॉर्मूला बना है, नथिंग बेटा। करंट काउंट किया जाता है एम्पियर के यूनिट में और एरिया काउंट किया जाता है मीटर स्क्वायर में। ऐसा यूनिट बराबर यूनिट वही बनता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है। और यही करंट अगर किसी सर्कुलर कॉइल से जाए या सर्कुलर लूप से जाए, तब आपको कि न्यूमेरिकल में I इंटू ए भी यूज होगा, और बेसिक फॉर्मूले के भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, बहुत बार आए हैं। कभी कभी यहां पर ना नंबर ऑफ टर्न्स दे देंगे, तो आपको पता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स तो करंट नंबर ऑफ टर्न्स जाता है, तब यही फॉर्मूला N इंटू I इंटू ए, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू होती है, यूनिट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सर्कुलर कॉइल के लिए या लूप के लिए क्वेश्चन आ चुका है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होती है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स की गरज नहीं है, बट व्हेन इट इज गोज टू नंबर ऑफ टर्न्स तो हमें उसी फॉर्मूले में न्यूमेरिकल केस के लिए N इंटू I इंटू ए भी लगाना होता है। तो ये सभी मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले है, फॉरएवर माइंड में ध्यान रखने हैं। थोड़ी देर रख रहा हूं कि आपका ध्यान उस पर बना रहे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मेरा एक फॉर्मूला M इज इक्वल टू I इंटू ए। व्हाट आई एम डूइंग, मैं अभी यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैंने करंट निकाल के रखा है। M का फॉर्मूला करंट I मेरा है E इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सर एरिया, बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जैसे मैं इतना लगा दूं, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, पाई कैंसल, आर स्क्वायर में से कैंसल, ठीक है। यहाँ का जो मेरा आर था 2 पाई आर था मेरे पास में, ठीक है। पाई से पूरा कट गया, और मेरे पास यहाँ पे देखो ईवी बाय 2 पाई आर था, यहाँ आर था, है ना। तो जैसे पाई से कट गया, ये आर की क्वांटिटी स्क्वायर में से कट गई, तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचता है M इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, v उसकी वेलोसिटी, इनटू बचा है r डिवाइडेड बाय 2। M इज इक्वल टू ER बाय 2। दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन आया फॉर मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट हैज ऑलवेज 2 पोल, इसलिए डायपोल ही है वो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट का डेरिवेशन हमारा आ गया। इतना डेरिवेशन यूजुअली 2 मार्क के लिए आपको आता है, ठीक है। यूजुअली 2 मार्क के लिए बहुत बार 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थोड़ा समझना है, चीजों को अच्छे से पढ़ना है। साथ में मैंने आपको बोला कि करंट का फॉर्मूला भी कभी कभी ना टाइम पीरियड दे देंगे पेपर में, कभी फ्रीक्वेंसी दे देंगे, तो इसलिए मैं वो भी आपको समझाया। कभी निकालने को बोलेंगे, फिर हम बोलते फ्रीक्वेंसी तो गई नहीं सर, तो मैंने वो भी आपको समझाया। अभी अगर मुझे जाना है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ना व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, सबसे पहले बेटा मैं उसका डेफिनेशन, क्योंकि क्या है पेपर में बहुत बार अभी 2024 के पेपर में गायरोमैग्नेटिक रेशियो का सिर्फ डेफिनेशन पूछा गया था। बच्चा बोला इतना लिखना है 1 मार्क के लिए, नहीं डेफिनेशन लिखने हैं। व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो सुनो डेफिनेशन चलते हैं। किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसको बोला जाता है? व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो सुनो डेफिनेशन क्या बोलता है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट या टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द पर यूनिट से अच्छा टू द लिखते हैं, टू द angular momentum of an revolving electron, to the angular momentum of an revolving electron is called, उसे बोला जाता है gyromagnetic ratio, is called gyromagnetic ratio, is called gyromagnetic ratio। थोड़ा समझना है, बड़ा सिंपल सा काम है, नथिंग इज हार्डर। रेशियो लेना है बेटा, किस किस का रेशियो बोला था, देखो मैं इसको जो स्टेटमेंट फॉर्म में मैंने लिखा है उसको मैं फॉर्मुलेटिक वे में लाता हूं। व्हाट इज माय गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसको बोला जाएगा। सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो जैसे आपको समझाया, रेशियो होता है, किसका रेशियो है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज रेशियो ऑफ, कौन है बेटा ऊपर में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। पहले अच्छे से वर्डिंग में कवर करके दे रहे हैं, अपॉन किसका है रे बेटा, एंगुलर मोमेंटम। देखो टू द एंगुलर मोमेंटम, टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो व्हाट इज माय गायरोमैग्नेटिक रेशियो, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, जो हमने निकाला अभी निकाला है, ये रेडी है इक्वेशन नंबर 4 में, और एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल, ठीक है। अब सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑलरेडी रोटेशन आया से पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर, एम वी आर, ठीक है। तो देखो अभी हम वही लगा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं वो आपको बता दे रहे हैं, ध्यान देना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में अगर मैं जाऊं तो मुझे कैपिटल एम का वैल्यू मुझे मिल जाता है। व्हाट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम का फॉर्मूला ई वी आर बाय 2, ठीक है, क्लियर। और मेरा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम क्या लगा रहे हो भी समझ लीजिए। इक्वेशन नंबर 4 से हमने डाली, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हमने एम की वैल्यू डाली, और एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी इंटू आर, ठीक है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम आपको पता है, लीनियर मोमेंटम को हमको दिखाते हैं एमवी से, मास इंटू वेलोसिटी, और उस लीनियर मोमेंटम को और मोमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए डिस्टेंस से, तो बनता है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला बनता है एम वी आर। ये m क्या है, ये m वही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m लिखो या m ऑफ v, मीनिंग एक ही बनता है, ध्यान देना है, ठीक है। सेम यहाँ l लिखो या l ऑफ v, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है, वर्डिंग डाले गए हैं, ठीक है, मीनिंग एक ही बनता है। अभी थोड़ा ध्यान दो, ये फ्रैक्शन है, इसके अपन कुछ भी नहीं मतलब 1, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड, आराम से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर क्या कट रहा है उसे काट देते हैं। ये आया ईवीआर अपॉन ट्वाइस एम वी आर, ट्वाइस इनटू से इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो आप खुद देख लीजिए हो क्या रहा है, v के साथ v कैंसल, r के साथ r कैंसल, व्हाट इज रिमेन विथ कि ये बचा है, e कौन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m कौन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो दैट ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। मेरा गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला आ चुका है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला आ चुका है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारी निकल चुकी है। दिस इज द फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब अगर इसकी स्पेशलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो आप डाल दीजिए, व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम डिवाइड बाय ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है 9.1 into 10 to the power -31, और चार्ज जो होता है कूलम में, मास जो होता है केजी में। व्हेन यू सॉल्व ऑल दिस बाय यूजिंग लॉग एंड कैलकुलेशन आप करोगे 9.1 का 2 टाइम्स और डिवाइड करोगे, ये पावर ऊपर चलोगे, इसका आंसर आता है 8.8 into 10 to the power 10 कूलम पर केजी। ये है गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू 8.8 into 10 to the power 10। ये इसका डिवीजन है, छोटा सा डिवीजन है, 1.6 को
आपको 2 इंटू 9.1 से डिवाइड कर देना है, पावर ऊपर चला जाएगा, -13 होगा प्लस 13 हो जाएगा, 19 से हट जाएगा, और सब पूरा सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलता है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। यूनिट क्या है वो भी क्लियर कर दे रहे हो, चार्ज अपॉन मास, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, मास का यूनिट क्या होता है केजी। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम पर केजी, और वैल्यू जो होती है वो होती है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर हो जाता है फिनिश्ड। ठीक है, इसी तरह सा ये टॉपिक है, ऐसे ही आपको जाना है, बड़ा सिंपल तरीके से समझना है और कॉन्सेप्ट को अपने कवर करना है। सो नाउ इन दिस लेक्चर अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी का है जिसका नाम है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मटेरियल्स लेसन का एक छोटा बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटाइजेशन, जो यूजुअली 1 मार्क डेफिनेशन में आए तो यूनिट डायमेंशन आए, या फॉर्मूला एक्सप्लेन आए, या न्यूमेरिकल आए तो 2 मार्क के लिए। तो मैग्नेटाइजेशन बहुत बार पूछा जा रहा है, ध्यान देना है ना। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलता है रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम लोग कभी रेशियो निकालते हैं, नेट मतलब टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, उसके वॉल्यूम के साथ विद पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का एक स्पेशल नोटेशन है, इट इज डिनोटेड बाय mz, it is denoted by mz, magnetization is denoted by mz. Another thing is it is given by formula, जैसे आपको ऊपर सिखाया गया, लिख के दिया गया डेफिनेशन में कि अगर मुझे मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करना है, रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मेरे मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन mz इज इक्वल टू, mz का फॉर्मूला m नेट बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है वॉल्यूम तो स्केलर क्वांटिटी है, बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये m नेट, एंड इसलिए mz भी वेक्टर क्वांटिटी है। छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे चीज़ें सब काम की है, ध्यान देना है। तो हमारे mz का फॉर्मूला बना m नेट, नेट मीन्स टोटल, आप ओनली m लिखो तो भी चलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम mz बाय v, m नेट बाय v, mz इज इक्वल टू m नेट बाय v। रिमेंबर दिस थिंग कि मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ, स्केलर फॉर्म में लिखना सीधा mz इज इक्वल, न्यूमेरिकल में लगाएंगे, है ना, इन स्केलर फॉर्म में अगर लगाओगे तो सीधा mz इज इक्वल टू m नेट बाय v बोलोगे आप, बट बेसिकली वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्वांटिटी है, mz इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट विल बी द यूनिट, तो यूनिट भी काफी सिंपल है बेटा, क्योंकि ये m नेट कौन है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट हम जानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर, क्यूब में से यहाँ से पावर 2 हटा दिया, तो इस तरह से हमारे mz का यूनिट बचेगा एम्पियर पर मीटर। तो नीचे मैं लिख रहा हूँ, इट इज मेजर्ड in the unit of, it is measured in the unit of ampere per meter, it is measured in the unit of ampere per meter। अब सिंपल है, अगर एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट है,
ठीक है, अगर एम्पियर पर मीटर इसका यूनिट है तो हम यहाँ जान सकते हैं इट इज इट्स डायमेंशन, है ना, इट्स डायमेंशन, इसके डायमेंशन क्या बनेंगे, इट्स डायमेंशंस आर, क्योंकि एम्पियर पर मीटर अगर उसका यूनिट बन रहा है तो डायमेंशन भी उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। एम्पियर पर मीटर, मीटर में मीटर का पार्ट नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, एल का पावर -1, मास है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, करंट का पावर आई ऊपर, तो L-1, M0, T0 एंड I1, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इसका रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। तो डायमेंशन कुछ इस तरह से है, L-1, M0, T0 एंड I1, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन अगर आपके पास आता है तो इतना बेसिकली आपको 2 मार्क के लिए एक्सप्लेन करना है। अगर मैग्नेटाइजेशन ऐसा टॉपिक आपके सामने आता है, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, गिव इट्स यूनिट एंड फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला, वर्डिंग फॉर्म, सब चीज़ें बताना है कि बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसे मैंने वेक्टर नोटेशन डाले, स्केलर में लगाओ तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, यूनिट विल बी दिस, डायमेंशन विल बी दिस। अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म में आपको बता दूं, क्योंकि अगर यहाँ मैं कुछ क्यूरी के टेम्परेचर का इस्तेमाल करना शुरू करूँ तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, सो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ के हिसाब से, बट याद रखिएगा क्यूरी लॉ जो लगता है फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम आते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, हमारा ये जो mz है मैग्नेटाइजेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। mz डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bext एंड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे नहीं, आप चाहो तो वेक्टर सिंबल में लिख सकते हो, mz डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर Bext, और स्केलर में लिखना है तो mz डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bext। एंड यही मैग्नेटाइजेशन mz इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर, ठीक है। क्या समझा रहे हो, ध्यान दीजिए, MCQs बहुत सारे पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी रेडी कर दे रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी उतना मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना मैग्नेटाइजेशन घटेगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं क्लब करा दूं तो मेरा मैग्नेटाइजेशन mz का फॉर्मूला क्या होगा, mz का फॉर्मूला होगा Bext/T, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा मैग्नेटाइजेशन जो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला न्यूमरेटर में और इनवर्स वाला डिनोमिनेटर में, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। और जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटाने जाते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि क्यूरी का लॉ था तो क्यूरी ने अपना C डाला था, वेयर C इज अ क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। ये जो C है वो वहाँ पर डेफिनेटली प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद आया हुआ कांस्टेंट है मैथमेटिकली, बट ये C जो है यहाँ पर ये क्यूरी का कांस्टेंट है, वेयर C इज अ क्यूरीज कांस्टेंट। तो ये मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ये फॉर्मूला लगता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आया, अभी तक तो आया तो नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ कंसेप्ट है, तो चीज़ें आपको समझा के बताई। MCQs के लिए पूछ सकते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना मैग्नेटाइजेशन घटेगा, क्योंकि इनवर्स है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट में एक क्वांटिटी बढ़ी दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घटेगी दूसरी क्वांटिटी घटेगी, इनवर्स में उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मैग्नेटाइजेशन घटेगा, या टेम्परेचर घटेगा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। तो ये था आपका मैग्नेटाइजेशन के बारे में इन डिटेल एनालिसिस। मैग्नेटाइजेशन के बाद एक और क्वांटिटी जो एक्चुअली डेरिवेशन के बीच में आती है
रोल एंड रिंग के डायरेक्शन के बीच में आती है, वो भी आजकल पूछी जा रही है। उसको सबसे पहले हम आपको सेपरेट करके बता देते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज एच। थोड़ा सा क्वांटिटीज को लेके काफ़ी क्लियर रहना है। कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल केस के दौरान, जब न्यूमेरिकल डेटा आता है विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि हम पढ़ते सही नहीं है। न्यूमेरिकल की भाषा में, लैंग्वेज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर हमें समझ ही नहीं आ रहा। बेटा मैग्नेटाइजेशन मतलब एमजेड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि मैग्नेट ऑलवेज हैज अ डायपोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट आए तो एम, सादा एम मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट, एम जेड मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट। अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाए या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाए, तो इसका मतलब होता है बी, मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, क्या पढ़ते पढ़ते इतने कंफ्यूजन मत रखो कि हमें वर्डिंग से ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। कंफ्यूजन शुड बी क्लियर, कंफ्यूजन होता ही नहीं है, वर्डिंग्स काफ़ी अलग अलग है। मैग्नेटाइजेशन इज एम जेड, मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट का मतलब होता है एम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब होता है एच, और हमारा बेसिक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया या मैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एक और है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड को कभी फ्लक्स पर यूनिट एरिया भी लिख के देते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका कंसेप्ट दिया था बाय साइंटिस्ट टेस्ला ने, इसलिए हम लोग लगाते हैं टी। तो इसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया या मैग्नेटिक इंडक्शन, ये वर्ड लिख के आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपको बोला है या फ्लक्स पर यूनिट एरिया बोला है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्लियर रखना है। तो वर्डिंग्स और नोटेशंस की कहानी खुद के लिए एकदम क्लियर इंसान ने रखनी है, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। चलो बढ़ते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले टॉपिक की तरफ। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी स्पेशली किस में काम में आती है? ऐसे डिवाइस जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड अप किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल टोरॉइड हो गया, कोई सर्कुलर कॉइल हो गया। ठीक है, तो जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन निकालते हैं, स्मॉल एन। ठीक है, तो स्मॉल एन और आई इसके प्रोडक्ट को देखो, डेफिनेशन डाल रहा हूं मैं। व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी? डेफिनेशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ number of turns per unit length, number of turns per unit length and current, number of turns per unit length small n and current I is called, इसके प्रोडक्ट को is called, इसके प्रोडक्ट को बोला जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, is called मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। ठीक है, नोटेशन तो मैंने वहाँ दिया, फिर भी मैं नीचे लिख रहा हूँ। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू N इंटू I, नंबर ऑफ टर्न्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, साधा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n एंड करंट I, इसके प्रोडक्ट को। वेयर मैं आपकी जानकारी के लिए और यहाँ लिख दूँ, n क्या है? स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दैट आई मीन टू से दैट इज, ये जो स्मॉल n है ना, ये n बाय l है,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो सर क्या हम इस फॉर्मूले को चाहे तो ऐसे हाँ यहाँ n/l डाल के भी आप लिख सकते हो, तो मैं सामने उसी को बढ़ा दूँ इसी फॉर्मूले को। अगर मैं ऐसे चाहूँ तो n/l इंटू i। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, तो सुनो होता क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई भी यूनिट होता नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई भी यूनिट नंबर है, वो वैल्यू है। बट लेंथ काय में होती है बेटा, मीटर में, और करंट काय में होता है बेटा, एम्पियर में। ठीक है, तो ध्यान देना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H is also measured in the unit of एम्पियर पर मीटर। ऑल्सो मैंने वर्ड क्यों लिखा, याद करो जो यूनिट मैग्नेटाइजेशन का है एम्पियर पर मीटर, वही आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट, तो सिंपल है, अगर आपको ऐसा कोई एमसीक्यूज में अगर आता है तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का यूनिट सेम है, फॉरएवर याद रखना है। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों क्वांटिटीज का यूनिट बिल्कुल सेम है। दोनों क्वांटिटी यूनिट वाइज जैसे कि वैसी है, मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ एम्पियर पर मीटर, एंड देयरफॉर अगर यूनिट वही है तो उसके डायमेंशन भी। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है उसकी तरफ आते हैं। तीन डेफिनेशन हमारे पेपर में बार बार पूछी जाती है, एक होता है मैग्नेटाइजेशन, एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, एंड तीसरा जो होता है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज, हम उसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किसका रेशियो बोला गया, मैग्नेटाइजेशन mz का मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ H के साथ, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल जो होता है वो होता है ये X के तरह, बड़े X नहीं है, ये हमारे एक स्पेशल सिंबल की तरह है। जैसे हमारा स्पेशल सिंबल होता है म्यू, ये ईटा, ठीक है, ये रो, ये सिग्मा, वैसे इस सिंबल को बोला गया है ची। ठीक है, लॉग टेबल में आप सिंबल दे सकते हो, लॉग बुक में दिस सिंबल इज एक्चुअली ची। हाँ, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए उसको एक्स वगैरह बोल सकते हो, बट एक्चुअली सिंबल इज ची। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जैसे हमने यहाँ बताया रेशो है, रेशो मतलब अपॉन में लेना है। किस किस को अपॉन में लेना है, मैग्नेटाइजेशन mz को मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ। तो मैग्नेटाइजेशन mz ऊपर रखा जाएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H नीचे रखा जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ पर देखा है कि आपका मैग्नेटाइजेशन का यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट भी होता है एम्पियर पर मीटर। दोनों के यूनिट सेम है, दोनों यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसल, एंड इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इट डजंट हैव एनी यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। इट डजंट हैव एनी यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और यूनिट और डायमेंशन जिस क्वांटिटी को होते नहीं है उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बुलाते हैं, उसे बुलाते हैं प्योर नंबर। ठीक है, जिस क्वांटिटी का ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है उसे हम लोग बुलाते हैं प्योर नंबर। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर mz का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा, mz इज इक्वल टू x इंटू एच या ची इंटू एच, या फिर अगर h का फॉर्मूला बनाना है तो mz बाय x या mz बाय ची। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे क्यूरी लॉ को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्यूरी के अंदर देखा था, ये यहाँ पर जब पढ़ा था जब हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन की थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ मैग्नेटाइजेशन के अंदर देखा था कि mz जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका फुल प्लेजेड फॉर्म मैंने यहाँ लिखा था, mz डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bxt अपॉन t। तो देखो क्योंकि यहाँ पर भी आपकी ससेप्टिबिलिटी के लिए mz न्यूमरेटर में है,
इसका मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमारी एक्स भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, mz है, और हमारा सब्स्टिट्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, h है। भले प्योर नंबर होगा बट यहाँ पर भी ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, तो mz का भी खुद डिपेंडेंसी है। तो अगर मैं यहाँ पे mz इस्तेमाल करना शुरू करूँ, mz डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bxt अपॉन कितना होता है, t, करेक्ट। तो क्योंकि इसका रिलेशन जो mz के साथ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, वही उसका रिलेशन इसके साथ लग जाएगा। तो mz विल बी रिप्लेस बाय दिस क्वांटिटी कंप्लीट। तो x इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bxt एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिनोमिनेटर में तो इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर हम यहाँ से अगर देखते हैं तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमें दिखाई पड़ता है t, दैट इज टेम्परेचर। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, ये काम का हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं कम से कम 3-4 बार 2-2 मार्क के। तो अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है तो x1 by x2 इज इक्वल t2 by t1। अगेन दिस इज नॉट x, एक्चुअली इट्स अ ची। अगर आपको कंफर्टेबिलिटी बोलना है इसलिए हम x बोल रहे हैं। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर, तो x1 by x2 इज इक्वल टू t2 by t1, क्योंकि उल्टा है, यहाँ 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। वैसे ही आप चाहो तो इसका भी रिलेशन लगा सकते हो, है ना, x इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b लगा के भी इसका भी रिलेशन आप बना सकते हो, दैट इज x1 by x2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। बट इसका अब तक कोई यहाँ न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया है, इसलिए हमने उसको वहीं पे रखा है। आपका टेम्परेचर का न्यूमेरिकल बहुत बार आ चुका है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम में आ जाएगा। 2 टेम्परेचर देंगे, एक ससेप्टिबिलिटी देंगे, दूसरे निकालने को बोलेंगे, या 2 ससेप्टिबिलिटी देंगे, एक टेम्परेचर देंगे, एक टेम्परेचर निकालने को बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसको हमने और थोड़ा आगे बढ़ाया, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो लगा लिए, क्यूरी का कंसेप्ट ही किसको लगता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो हमने यहाँ से पैरामैग्नेटिक का कंसेप्ट लगा के एक्सप्लेन तो कर लिया। बट यार अगर व्हाट अबाउट इफ यू हैव फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो हमने पढ़ा था वी नो फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब उसका डोमेन स्ट्रक्चर जो है वो वीक होते जाता है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है। जब हमने डोमेन थ्योरी पढ़ी थी फेरोमैग्नेटिज्म की, तो डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म पे के दौरान देखा था कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं उतना डोमेन स्ट्रक्चर बिकम्स क्या होता है, वीक। क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के एटम होते हैं उनका थर्मल वाइब्रेशन बढ़ते जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज द टेम्परेचर। और थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने के कारण एटम्स क्या करते हैं, अपने डोमेन को क्रॉस करके दूसरे घर में चले जाते हैं और अपने डोमेन को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, वैनिश कर लेते हैं। और फिर हमने देखा था कि ऐसे करते करते उनके डोमेन स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, वीक, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका डोमेन स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्या हो जाता है, ब्रेक। एंड उस टेम्परेचर पे क्या होता है, आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है इनटू पैरामैग्नेटिक, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं अपन क्यूरी टेम्परेचर। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लाया, ठीक है। फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डोमेन स्ट्रक्चर जो होता है बिकम्स वीक विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमने सामने लिखा जो आपको पता है, अभी आपको समझाया, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, क्यूरी टेम्परेचर पे। क्यूरी टेम्परेचर पे होता क्या है, पूरा डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू क्या में हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ग्राफ बेस अगर अपने को अच्छे से पढ़ना है तो अपन कैसे, जनरल रिलेशन तो देख लिया अपन ने। जनरल रिलेशन क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ससेप्टिबिलिटी घटती है। बट अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को टेम्परेचर दिया तो क्या क्या होगा, ये क्यूरी टेम्परेचर कहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर हम प्लॉट करते हैं ससेप्टिबिलिटी एक्स को वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो हमने पढ़ा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड हाई होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी टॉप पर है, पॉजिटिव एंड हाई। देखो टेम्परेचर जब 0 के पास में है, जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, देखो कर्व नीचे नीचे आते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। ब्लैक कलर का जो कर्व दिख रहा है फेरोमैग्नेटिक वाला, ये कर्व नीचे नीचे आ रहे हैं, आते जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। एक टेम्परेचर पे ऐसा होगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे टीसी। क्यूरी टेम्परेचर पे आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि उसके डोमेन पूरे ब्रेक हो जाएंगे। दैट मीन्स वो आपका मटेरियल कन्वर्ट में हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक फिर हो जब होगा तो अगेन वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपनी लूज करेगा जितना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो देखो विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगेन ससेप्टिबिलिटी कम होते हुए 0 के लगभग पास आएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए
ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है बट स्मॉल होती है, पॉजिटिव एंड स्मॉल, जीरो से जस्ट बड़ी है, पॉजिटिव है बट छोटी है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ससेप्टिबिलिटी घटते हुए जा रही है, हमें यहाँ दिख रहा है। और हमने यहाँ दोनों देखा कि ससेप्टिबिलिटी का वेरिएशन कैसे आता है कि फेरोमैग्नेटिक के लिए टॉप पे होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेरो कन्वर्ट होता है पैरा में, उसको बोलते हैं टीसी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो हमने यहाँ देखा इनवर्स प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी घटेगा, तो बराबर टेम्परेचर बढ़ने के साथ में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम 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 होती जा रही है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका पूरा फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक के लिए मुझे अगर ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bxt अपॉन जो हमने यहाँ t लिखा था वही फॉर्मूला t माइनस tc होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है t आपका बड़ा है, tc आपका छोटा है, करेक्ट। तो t वन व्हाट इज tc, tc जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है, t क्या है बेसिक टेम्परेचर, इतना आगे आगे बढ़ रहा है, तो t माइनस tc। अगेन प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे क्योंकि ये कंसेप्ट क्यूरी का है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट जो दिया था वो क्यूरी ने दिया था, क्यूरी टेम्परेचर की बात चलती है, तो कांस्टेंट भी लगता है क्यूरी का, जो हमने इसके पहले यहाँ पे लगाया था। तो इस तरह से ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट बी एक्सटर्नल, ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी नहीं ई एक्स टी लिखा, जो ओनली बी वर्ड भी आ सकता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। तो ये एमसीक्यूज आपका आ चुका है 2023 या 24 के पेपर में, आप देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, बट वही अगर सादा टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर दिया जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टी माइनस टी सी होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टी माइनस टी सी होता है। साथ में x किसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ BEXT के साथ, और x किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, MZ के साथ। तो थोड़ी चीजें क्लियर रखनी है। ठीक है, MZ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, B के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x का ससेप्टिबिलिटी का, और टेम्परेचर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, सादा T है तो, और क्यूरी के साथ है तो T माइनस टी सी है, और इंटेंसिटी के साथ भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये थोड़ा याद रखना है। यहाँ से कोई भी एमसीक्यूज कैसे भी आपको पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द टर्म्स आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों टर्म्स को डिफाइन करने के लिए भी आपको एक साथ पूछा गया है 2022 के पेपर में। अगर आपके पास पेपर सेट है तो जरूर देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ऐसा भी पूरा का पूरा ओनली डिफाइन का टॉपिक आ चुका है। तो जितने टॉपिक हमने इस लेक्चर में अभी ये कवर किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन और आपके कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए भी, क्योंकि ये छोटे छोटे ही फॉर्मूले, अदरवाइज इस लेसन में मोस्टली थ्योरी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले से ध्यान देना है, 10-11 जो न्यूमेरिकल है उसको अच्छे से पढ़ना है, आपका लेसन बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। पूरे आउट ऑफ 5 में से 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है।